Hi guys, I've brought to you the solution for your tax June 2023 attempt paper. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फिलहाल अभी इस पे बहुत ज़्यादा समय ना दें, अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करें और उस पर ज़्यादा फोकस करें. एंड प्रेफरेबली यू शुड वॉच दिस वीडियो वंस ऑल योर एग्जाम्स आर ओवर. क्विकली अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट बी के सोल्यूशन के साथ. आई एम ऑल्सो इन द मिडल ऑफ लेक्चर्स एंड आई हैव ओनली बीन एबल टू ड्रॉ आउट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम. तो ये थोड़े बहुत समय में मैं जो भी सॉल्व कर पाया हूं मैं आपके साथ शेयर करता हूं. एंड आई प्रॉमिस कि आज डे एंड तक आपके लिए सारा सोल्यूशन ले आऊंगा. तो चलिए पार्ट बी मेरे पास में सेट ए है. आई गेस आई एम हैविंग सेट ए विद मी. तो 51 क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाय द टर्म exempt supply under section 247 of the CGST Act. Now this is a fairly simple question. इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा बच्चों, बिकॉज exempt सप्लाई की परिभाषा में नील रेट वाला भी आता है, exempted भी आता है, नॉन टैक्सेबल भी आता है. तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा. मदन provided legal services as advocate to MNO and company which fell under reverse charge basis. Services were rendered on 10th June. Madan issued invoice on 2nd July 2022. Check dated itna तारीख, debited to bank. Receipt was recorded in the books of Madan on 10th July itna. What is the time of supply under reverse charge mechanism in this case? ठीक है, जब भी हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं इन द केस ऑफ सर्विसेज और वहां पे अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है तो हमारा आंसर हो जाता है अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. और उसमें पहली चीज आपके सामने आ जाती है 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, और दूसरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ जाता है डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट. डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट अपने आप में दो चीजों के अर्लीस्ट को देख के चुना जाता है. एक होता है डेबिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट और दूसरा हो जाता है रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. तो इस क्वेश्चन को अगर अपने देखें तो चेक जो हुआ है, डेबिट हुआ है बैंक अकाउंट में 15 जुलाई को और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया है 10th जुलाई को. तो इन दोनों में से जो अर्लियर डेट होगी उसको कंसिडर किया जाएगा डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट. 61st डे तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें इनवॉइस 2 जुलाई को रेज हुआ था और ये डेट 10th जुलाई को ही आ जाती है, तो 61st डे तो बहुत दूर पड़ जाएगा. तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 10th of July. Ram gave a land located in industrial area to ABC and company for a lease term of 5 years for a rental of 2 lakh per month on 1st April 2022. Ram is employed in a nationalized bank. What would you call the lease of land by Ram to ABC and company? अगर लैंड को लीज पे दिया जा रहा है, एग्जेम्पशन की जो अपनी एंट्रीज होती है उसमें दो लीज के बारे में डिस्कस किया गया है और वो दोनों ही लॉन्ग टर्म लीज में जो लगने वाली सलामी थी 30 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए, उनको एग्जेम्पशन के क्राइटेरिया में रखते हैं. तो यहाँ पे ये एग्जेम्प्टेड की क्राइटेरिया में नहीं आएगा. इसको जीरो रेटेड माना जाए ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है, इसे नील रेटेड माना जाए ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है. तो सप्लाई ऑफ सर्विस लाइबल टू टैक्स शुड बी द आंसर. Park Limited sent its molds, dies, jigs and fixtures on 1st June to job worker for use in the job work given by it. Cost of mold, dies, jigs and fixtures was 3 lakh. GST paid thereon was 36,000. अच्छी बात है. Job worker is not returned. तो आपको बताना चाह रहे हैं कि 1 जून 2019 को भेजा गया था और 31 मार्च 2023 आ गया है, अभी तक ये सामान वापस नहीं आया है. तो ऐसी सिचुएशन में अपने को पता है कि 1 साल या 3 साल, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज नॉर्मल गुड्स और कैपिटल गुड्स, जब आप किसी जॉब वर्कर को भेजते हो तो वो वापस आ जाना चाहिए. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट उस पॉइंट का एक्सेप्शन होता है जिसमें बोला जाता है कि टूल्स जो होते हैं, डाइज जो होते हैं, जिग्स जो होते हैं, फिक्सचर्स जो होते हैं, मोल्ड्स जो होते हैं, उन पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है बच्चों. उनके केस में
उन सामानों का वापस आना एक सर्टेन पीरियड में जरूरी हो, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। देयरफॉर हाउ मच वुड बी टेकन एज डीम्ड सप्लाई, तो आंसर हो जाएगा नील। किसी भी चीज को डीम्ड सप्लाई यहाँ पे नहीं माना जाएगा। Boom Limited purchased goods from Zoom Limited for rupees 20 lakh at various points of time in the month of June 2022. Zoom Limited gave tax invoice for 14 lakhs in the same month. For the balance amount, tax invoice was received by Boom Limited on 20th January 2023. What is the maximum time limit for Boom Limited to claim ITC in respect of purchases made from Zoom Limited? अब ये जो प्रोविजन है ये है कि आपके पास में आईटीसी लेने के लिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है। तो इसका आंसर होता है कि एक सिंपल प्रोविजन होता है कि आप 1 साल से ज्यादा पुराने इनवॉइस पे आईटीसी नहीं ले सकते, और दूसरा होता है कि इन एनी अदर केस आपके सामने प्रोविजन जो कि आपका नया अपडेटेड प्रोविजन है वो ये है कि आप आईटीसी ले सकते हैं 30 नवंबर तक, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न तक, है ना। 30 नवंबर ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं ऑफ द नेक्स्ट ईयर, 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर तक आपके पास में टाइम लिमिट होता है। यहाँ पे क्योंकि नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न का कोई जिक्र नहीं है, देन द ओनली यार्ड स्टिक दैट वी आर लेफ्ट विथ इज 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो सबसे आगे जो आपको इनवॉइस मिला है वो 20 जनवरी 2023 का है, तो हम वहां से 1 ईयर निकालेंगे तो 20 जनवरी 2024 आएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी अवर आंसर। चलिए, हाउ मच अ मेल पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर लास्ट 3 years कुड ब्रिंग गोल्ड ज्वेलरी अंडर द ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस। बहुत ही इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया। आंसर विल बी 20 grams विद अ वैल्यू कैप ऑफ ₹50,000। इफ यू सी द पेपर, कस्टम्स के क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, जीएसटी के भी कुछ, मतलब आज जीएसटी को 6-7 साल होने के बावजूद भी अगर आप लोगों से इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री ने सबसे पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, तो आप समझ सकते हैं कि आपका पेपर ऑब्वियसली आईडीटी का पेपर बहुत ही इजी आया है इस बार। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। तो सप्लायर अगर दिल्ली में और सप्लाईज यूएसए को किया जा रहा है, ओके। गुड्स इंपोर्टेड बाय अ कंपनी इन मुंबई फ्रॉम बेल्जियम, तो ऑब्वियसली अगर मुंबई सामान आ रहा है बेल्जियम से तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, इंटरस्टेट माना जाएगा। सप्लायर ऑफ गुड्स बाय सप्लायर इन केरला टू चंडीगढ़, तो अगर कोई एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी को भी सप्लाई कर रहा है तो उसे भी हम मान लेंगे कि वो इंटरस्टेट सप्लाई है। सप्लाईज रिसीव्ड इन डीटीए फ्रॉम एसईजेड, ये भी अपने को पता है कि अगर सेम स्टेट में भी हो लेकिन अगर डीटीए को सप्लाई की जा रही है एसईजेड एरिया से तो उसे भी इंटरस्टेट मान लिया जाएगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो परफेक्ट डेफिनेशन होती है इंटरस्टेट की वो ये होती है कि वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर नॉट इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर वो अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होती हैं तो ऑब्वियसली आप ये मानते हो कि वो इंटरस्टेट सप्लाई होगी। तो उस तरह की डिटेल्स अपने को यहाँ पे ऑब्वियसली मेंशन नहीं करी गई हैं, एंड फॉर दैट रीजन, और मुझे पता है कि भाई मुझे 4 को सिलेक्ट करना ही है, 2 को सिलेक्ट करना ही है, तो ये ऑप्शन नहीं एलिजिबल है, ये ऑप्शन भी नहीं एलिजिबल है, तो आई एम ओनली लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस। एक है 1, 2 and 4 और एक है ऑल ऑफ दी अबव। 1, 2 और 4 में 3 को एक्सक्लूड किया जा रहा है जो कह रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय सप्लायर इन केरला टू चंडीगढ़। तो ऐसा मेरे पास में ऑल ऑफ दी अबव से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन इस केस में नहीं है। 58 मनीष ऑफ मुंबई इज एंगेज्ड इन बोथ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज, मतलब टैक्सेबल सप्लाईज में भी डील कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाईज में भी डील कर रहे हैं। व्हेन शुड मनीष सीक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी? व्हेन टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड्स 40 lakhs। ऐसा नहीं होता है, एग्रीगेट टर्नओवर जो होता है उसमें जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज को ही कंसिडर करना हो, आपको दोनों चीजें देखनी होती है। तो ये सही नहीं है बिल्कुल भी। एग्जेम्प्ट सप्लाई 40 lakhs ये भी सही नहीं है। टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड्स 20 lakhs,
अब यहाँ पे भी क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई सिर्फ बोला हुआ है तो ऑब्वियसली ये भी कुछ नहीं होगा। व्हेन बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई टुगेदर, अगर दोनों को हम साथ में लें और वो 40 लाख को एक्सीड करते हैं, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस दिस विल बी द परफेक्ट सोल्यूशन। ऑल्दो एग्रीगेट टर्नओवर में और भी चीज़ें होती है, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट आपका सब कुछ आ जाता है, तो करेक्ट आंसर अपने बी को ले लेंगे। एक्सन कंपनी सप्लाइड गुड्स ऑफ वाई लिमिटेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द गुड्स टू बी सप्लाइड। द गुड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द वेयरहाउस ऑफ एक्सन कंपनी ऑन 20th September 2022 and were delivered to Y Limited on 1st October 2022. Invoice was issued on 10th October. पेमेंट आया है बैंक में 20 अक्टूबर को। तो क्या आंसर होगा? तो ये बच्चों टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का क्वेश्चन है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के क्वेश्चन में जब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है तो आपको ध्यान रखना होता है कि DOI या फिर DDOI। DOI का मतलब हो गया डेट ऑफ इनवॉइस और DDOI का मतलब हो गया ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। तो दे विल डिसाइड द आंसर। तो ऐसी सिचुएशन में अब DDOI कैसे पता चलेगा? आपको पता है कि ये एक ऐसी सप्लाई है विच इन्वॉल्व्स मूवमेंट। तो कोई भी ऐसी सप्लाई विच इन्वॉल्व्स मूवमेंट, तो उसका आंसर हो जाता है कि भी आपको इनवॉइस रेज कर देना चाहिए ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल। तो रिमूवल कब हुआ है? 20 सितंबर को हुआ है। तो आपका DDOI है 20th सितंबर और आपका एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस है 1st October, whichever is earlier में आंसर आ जाएगा 20th September. Moving ahead. Ram and Company sends goods to job worker on 10th August 2021 and the value of supply was 4 lakh plus GST at the rate 5% thereon. The job worker returned the goods after completing the job work on 5th October 2022 with the value of supply being 5 lakh excluding GST at the rate 5%. How much would be the GST for the goods returned by the job worker in October 2022? Now I am of the opinion कि ये जो क्वेश्चन है इसकी फ्रेमिंग बड़ी ही विचित्र की गई है, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे ये चेक करना है आपको कि भाई 1 साल का जो समय होता है, अगर जॉब वर्कर से आपके पास में 1 साल के अंदर अंदर सामान वापस नहीं आ जाता है, अगर 1 साल में सामान वापस नहीं आ जाता है तो फिर उसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। तो फिर उसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा और उसके ऊपर आपको GST पे करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस क्वेश्चन को देखूं तो मुझे पता चलेगा कि भाई आपने अपने जॉब वर्कर को 4 लाख रुपए का सामान भेजा था जो कि 1 साल के अंदर अंदर वापस नहीं आ पाया। आपने अपने जॉब वर्कर को एक सामान भेजा था जो कि 1 साल के अंदर अंदर वापस नहीं आया क्योंकि 10 अगस्त को गया था और वापस आ रहा है ये आपके पास में अक्टूबर में, है ना। तो अक्टूबर में वापस आ रहा है तो वो ऑब्वियसली 12 महीने के अंदर वापस नहीं आ पाया। तो ऐसी सिचुएशन में इसको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा और 4 लाख रुपए के ऊपर 5% यानी कि 20,000 रुपए की डीम्ड सप्लाई से मान लिया जाएगा। ठीक है। और अब जब अगर आप जॉब वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर हम ये देखें कि जब वो सामान वापस आ जाता है, क्योंकि अपना प्रोविजन ऐसा होता है कि अगर 12 महीने के अंदर नहीं आया तो उसे डीम्ड सप्लाई मान लीजिए, लेकिन फिर 12 महीने के बाद 15, 16, 17 महीने के बाद जब भी वो वापस आता है, जब भी वो सामान वापस आता है तो आप उसके ऊपर में ITC अवेल कर सकते हैं, आप दोबारा से उसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बिकॉज अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको फ्रेमिंग थोड़ी विचित्र सी की गई है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि किसके पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं। एक कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि भाई जॉब वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसने तो 4 लाख के सामान पे 5 लाख का सामान बना दिया, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू ऐड करी है उसने, तो 5,000 रुपये आंसर आना चाहिए, क्योंकि जॉब वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी सप्लाई जो है वो सिर्फ लाख रुपए की है। बट आई एम अज्यूमिंग कि प्रोबेबली ICC ने जो क्वेश्चन बनाया है, दे वर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट द फैक्ट कि 12 महीने के अंदर अगर सामान नहीं आता है तो डीम्ड सप्लाई मान ली जाती है। तो इन दैट केस शायद 20,000 रुपए का सप्लाई मान लिया जाएगा। एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन कि इसका कुछ तो क्लैरिफिकेशन आएगा जब सजेस्टेड गाइडलाइन आएगा। महेश इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, गिफ्टेड 1 लैपटॉप टू सुरेश CFO ऑफ द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली। रेगुलर सेल प्राइस 72,000 है एंड द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप 54,000 था। अज्यूम कीजिए GST रेट 5% है, क्या होगा? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन।
आपको पता है कि जब एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई सर्विस देता है तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर होती है, लेकिन अगर एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को साल भर में 50,000 रुपए से ज्यादा की चीज दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर उसको सप्लाई मान लिया जाता है और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। इस केस में 72,000 के ऊपर आप 5% का जीएसटी लगाएंगे तो आपका आंसर 3,600 रुपए आ जाएगा। Maurya traders engaged in wholesale trade made interstate supply of 8 lakh without GST in October 2022. The rate of GST applicable is 12%. It has input tax credit in IGST 40,000, SGST 60,000, CGST 20,000. बताइए कि क्रेडिट को यूटिलाइज करने के बाद में क्या बैलेंस रहेगा। सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपको पता है कि आप 8 लाख रुपए की आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं 12% के हिसाब से, तो आपका 96,000 का आईजीएसटी का लाइबिलिटी आता है, जिससे आपको पता है कि आईजीएसटी के लिए अगर आप कोई क्रेडिट यूज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। तो आप 40,000 का पहले आईजीएसटी क्रेडिट एग्जॉस्ट कर देंगे तो उसका बैलेंस नील हो जाएगा। उसके बाद अब आपके पास में कंफ्यूजन ये है कि आईजीएसटी भी है और सीजीएसटी भी है, तो प्रोविजन ये है कि आप आईजीएसटी से आपके पास में कंफ्यूजन ये है कि आपके पास में सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि आप एसजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते हैं फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ आईजीएसटी लाइबिलिटी, बट उससे पहले सीजीएसटी का क्रेडिट शुड बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। यानी कि ऑर्डर ऐसा है कि अब यहां पे आपको लाना चाहिए सीजीएसटी, तो आप पहले सीजीएसटी यूज करेंगे। तो सीजीएसटी में आपके पास 20,000 रुपए का क्रेडिट था, आप उसे यूज कर लेंगे और उसका भी बैलेंस हो जाएगा 0। मूविंग फॉरवर्ड अब आपके पास में एसजीएसटी का 60,000 का बैलेंस है, लेकिन आप ऑलरेडी 60,000 पे कर चुके हो, तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 36,000 रुपए की बचती है। तो ये आप एसजीएसटी का क्रेडिट यूज करेंगे और आपके पास में 24,000 रुपए का एसजीएसटी का बैलेंस बचेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। अच्छा, जो लोग शायद ये कोशिश कर रहे हैं मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है, तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन का वर्ड डॉक दे दूंगा, तो आप आसानी से बाद में इसे सॉल्व कर लीजिएगा। Shishir, a practicing company secretary, was asked to handle legal work pertaining to incorporation of Element Private Limited. He incurred registration fee 20,000, name approval 1,000 और उसके बाद में खुद की फीस 10,000। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट के केस में आपको पता होता है कि एक ऐसा चीज जो आपने अपने क्लाइंट से लिया है जिसमें ना आपने अपने नाम पे लिया है, ना ही उसमें आपका कोई मार्कअप इंक्लूड किया गया है, ये तो आपने सिंपली एज अ रीइंबर्समेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंडिचर लिया है, तो उसे आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं किया जाएगा। एंड आंसर इज गोइंग टू बी 10,000। ये 20,000 और 1,000 रुपए सप्लाई का हिस्सा नहीं बनेगा। जेम्स कंपनी लिमिटेड कोचिन सोलिसिटेड द केटरिंग सर्विसेज ऑफ जिंदल केटरर्स ऑफ मुंबई फॉर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज्ड एट दिल्ली। जिंदल का ब्रांच चेन्नई, बेंगलुरु। व्हाट डज द प्लेस ऑफ सप्लाई मीन इन दिस केस? ठीक है जी। तो ये जो केस है ये बच्चों पर्सनलाइज्ड सर्विस का मैटर है, जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12(4) में आता है, और वहां पे बोला जाता है कि इसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई उस जगह को माना जाएगा जिस जगह पे सर्विस परफॉर्म करी गई। तो सर्विस कहां पे परफॉर्म करी गई है? दिल्ली। तो करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा। इन्वेंट एंड कंपनी पार्टिसिपेटेड इन एन एग्जीबिशन एट प्रगति मैदान दिल्ली टू शोकेस इट्स प्रोडक्ट्स। इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बहुत बढ़िया। कितने दिन के लिए मैक्सिमम वो वैलिड होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है सीटीपी का रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम 90 डेज के लिए वैलिड होता है, फिर वो फर्दर 90 डेज के लिए उसका एक्सटेंशन करवा सकता है, उसके बाद भी एक्सटेंशन मांगता है तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो करेक्ट आंसर 90 डेज। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज नॉट लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉर रिसिपिएंट। शायद सर्विसेज के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे काफी मेहनत की जाती है, गुड्स का कई बार छूट सकता है, तो ये कुछ लोगों को शायद डिफिकल्ट लगा होगा क्वेश्चन, बगैर अगर आप लोग पढ़ के गए थे तो बहुत ही सिंपल आंसर था इसका। गारमेंट्स विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि रॉ कॉटन, सिल्क, यार्न, टोबैको लीफ सभी कवर्ड होते हैं। मंत्री एंड कंपनी अप्लाइड फॉर रिफंड ऑफ जीएसटी ऑन 22 दिसंबर 2022। ऑर्डर पास कर दिया गया 27 दिसंबर 2022 को। टाइम लिमिट मैक्सिमम, तो अपने को पता है जीएसटी में इन जनरल अगर 60 डेज के अंदर अंदर रिफंड दे दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन,
तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, 60 डेज के बाद दिया जाता है तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। BMC made supply of goods to LPT for 6 lakh, tax levied by municipal authority on sale 30,000, उसके बाद CGST and SGST सप्लाई पे 6% है, पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड 20,000 है। BMC को सब्सिडी मिला था गवर्नमेंट की तरफ से जिसको कंसिडर नहीं किया गया है, डिस्काउंट 2% ऑफर किया गया। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन में आप लोग पढ़ते थे कि क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा। माइनस में 2 ही आइटम आते थे, एक प्री का डिस्काउंट और एक पोस्ट का डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट बताया गया तो उसे मैं लेस कर दूंगा, और एडिशन में आप लिखते थे कि जीएसटी के अलावा कोई भी अगर टैक्स है तो उसे ऐड कर लिया जाएगा, तो टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज ऐड कर लिया जाएगा, प्लस पैकिंग चार्ज के नाम पे, लेबर चार्ज के नाम पे, डिजाइन चार्ज के नाम पे कुछ भी एक्स्ट्रा लिया जा रहा है तो वो भी ऐड कर लिया जाएगा। तो फिर मेरा आंसर कुछ इस तरह का होगा कि 6 लाख, इसमें मैं 30,000 रुपए का टैक्स ऐड कर दूंगा, इसमें मैं 20,000 रुपए का पैकिंग चार्ज भी ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 6,50,000। रहा सवाल गवर्नमेंट सब्सिडी का, तो आपको याद होगा बच्चों कि प्राइवेट अगर कोई सब्सिडी होती है तो उसे आप ऐड बैक करते हो, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी अगर है तो उसका कोई ट्रीटमेंट आप नहीं करते हो। ऐसा एग्जाम्पल अपन कई बार पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 6.5 लाख आया, और अब इस 6.5 लाख से आपको 2% का डिस्काउंट देना है। आपको इस 6.5 लाख से 2% का डिस्काउंट देना है। तो अब ये 2% का डिस्काउंट, ऑल्दो यहाँ पे 2% ऑन इनवॉइस कहा गया है, आपको यहाँ पे 2% ऑन इनवॉइस कहा गया है, बट द ओनली वे वील बी एबल टू कम टू 638 का आंसर इज कि मैं ये मानूं कि जो 2% उसको वैल्यू बताई गई थी उसी पे मैं दे रहा हूँ। और नॉर्मली भी हम जितने भी सम करते थे सॉल्व पहले, तो उन सब में ऐसा ही होता था कि अपने ऐसा ही मानते थे कि डिस्काउंट के लिए तो जो प्राइस कोट किया गया था कस्टमर को उसी के ऊपर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 6.5 लाख से आप 12,000 का डिस्काउंट लेस कर देते हो, 6,38,000 आपका आंसर आ जाता है। 69 में आ जाते हैं, व्हेन अ टैक्स इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड। नाउ सी, ये पेपर जिस किसी भी बच्चे का है, आई डोंट नो किसका है ये पेपर, बट दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ हाउ वी मेक मिस्टेक्स इन द एग्जाम। अब आपने पहला ऑप्शन देखा वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200 और आपने नाचते हुए उसे क्लिक कर दिया। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि वहां पे आपको प्रोविजन पूरा क्या था कि वैल्यू 200 से कम की हो, रिसिपिएंट आपका अनरजिस्टर्ड हो, एंड रिसिपिएंट कह रहा है कि मुझे इनवॉइस की कोई खास जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसा आप लोगों को हड़बड़ी नहीं रखना चाहिए। A registered dealer under GST obtained supply of goods from another registered dealer. Now again this is one of the typical questions of ICSI, जहाँ पे क्या है कि थोड़ा लैंग्वेज में खेला जाता है rather than conceptual में। रजिस्टर्ड, अब यहाँ पे अपने को कंफ्यूजन ये हो रही है कि भाई अपने को बताया गया कि एक रजिस्टर्ड डीलर है जिसने सर्विसेज या सप्लाई अवेल करी है एक दूसरे रजिस्टर्ड डीलर से। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे तो बस इनवॉइस चाहिए, इनवॉइस के दम पे मैं ले लूंगा क्रेडिट, बट फिर वो मुझे बता रहे कि उसके पास में इनवॉइस इशूड है सप्लायर के द्वारा, उसके पास में इनवॉइस इशूड है अनरजिस्टर्ड सप्लायर के द्वारा, फॉर विच ही पेड टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, ऐसा भी डिटेल है उसके पास में। डेबिट नोट इशूड है उसके पास में सप्लायर के द्वारा, एंड एट द सेम टाइम रिवाइज्ड इनवॉइस भी उसके पास में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग आईटीसी। तो अब कहीं ना कहीं एक मन ये कहता है कि सर जब हम अपने को ये बोला है कि रजिस्टर्ड बंदा है, सप्लायर था, रजिस्टर्ड बंदा रिसिपिएंट है, तो फिर ये पॉइंट 2 कहां से आ गया जहां पे अनरजिस्टर्ड की बात हो रही है, आरसीएम की बात हो रही है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस सेंटेंस का कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन ऐसा भी है कि भाई एक डीलर है जो कि सप्लाई अवेल कर रहा है रजिस्टर्ड डीलर से, और उसके पास में XYZ ये 4 चीजें हैं। अब आपसे तो ये पूछा है कि विच ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग आईटीसी। तो
कहीं ना कहीं एकदम एग्जैक्टली ये तो नहीं पूछा है कि जो वो रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन वाली ट्रांजैक्शन थी, सिर्फ उस ट्रांजैक्शन के आईटीसी को अवेल करने के लिए आपको क्या चाहिए। आपको तो बोला है कि आपके पास में ये 4 चीजें हैं, तो अब इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इसमें से हम क्या एलिमिनेट करें, क्योंकि डेबिट नोट अगर कोई इशू किया गया है तो वो डेबिट नोट भी जरूरी होता है टू क्लेम आईटीसी। तो 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 तो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट होगा ही, 1 तो बाय डिफॉल्ट बच्चों इंपॉर्टेंट होगा ही, क्योंकि इनवॉइस जो इशू किया गया है वो भी चाहिए मुझे। और फिर लिखा हुआ है, तो आई वॉन्ट एन आंसर कि जिसमें 1 और 3 तो आए कम से कम, पर ऐसा कोई ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा है। और फिर एक ऑप्शन है कि मैं ऐसा मान लूं कि सर एक्चुअल इनवॉइस था और रिवाइज्ड इनवॉइस आ गया था, तो फिर डेबिट नोट की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं 1 और 4 को आंसर मानूं। बट प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन इन जनरल पूछा जाता है। तो इन जनरल नियम ये है कि अगर डेबिट नोट इशू करा गया था इफ एनी, तो आपको वो दिखाना पड़ता है in order to claim ITC. तो again probably the way things look, a safer option would have been all of the above. ठीक है, चलिए। Gotham and Company has 2,15,000 in electronic credit ledger for the month of January. It has input credit of 60,000, output tax for supplies of 1,20,000, assessment order जो पास किया गया उसमें उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई 40,000 की, 30,000 का इंटरेस्ट, 5,000 का फीस। आपको बताना है कि कितना क्या बचा। ओके, तो ये इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो 2,15,000 का क्रेडिट मेरे पास था, 60,000 का क्रेडिट मुझे नया मिला, तो 2,75,000 हो गया। और मेरी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है 1,20,000। इसे अगर मैं लेस कर दूं तो मेरे पास क्रेडिट बचता है 1,55,000। और ये 1,55,000 एज इट इज रह जाएगा बच्चों, क्योंकि आप सबको पता है कि आप आईटीसी की अमाउंट को यूज नहीं कर सकते फॉर द पेमेंट ऑफ पेनल्टी, इंटरेस्ट, फीस, ये सब तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे करना पड़ता है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 1,55,000। ठीक है, मूविंग अहेड। PQR agencies engage in supply of services in relation to booking of tickets for travel by air during the month of December. Book tickets for domestic travel 42 lakhs. ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। डोमेस्टिक ट्रैवल के केस में 5% होता है, इंटरनेशनल के केस में 10% होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5% ऑफ बेसिक फेयर 2,10,000। दैट्स इट। Sakura and company is engaged in trade. अब आप ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर एक्चुअल सर्विस चार्ज रिसीव्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लेकिन अगर एक्चुअल सर्विस चार्ज रिसीव्ड नील हो तो क्या इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा? तो आंसर इज लगेगा, जो बेस फेयर था उसका 5% कंसिडर किया जाएगा। Sakura and company is engaged in trade who commenced business on 10th October. टर्नओवर एक्सीड हुआ 10th मार्च को, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन 20th अप्रैल को। तो लाइबल टू रजिस्ट्रेशन कब हुआ? ये 10 मार्च को। अप्लाई कब कर दिया? 20 अप्रैल को। द रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड ऑन 25th अप्रैल। ये क्वेश्चन है कि अगर आप 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है फ्रॉम द डे ऑन विच यू बिकेम लाइबल। अगर आप 30 दिन के बाद अप्लाई करते हो तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होती है उस दिन से जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला। तो करेक्ट आंसर 25 अप्रैल हो जाएगा। व्हाट इज द रेजिंग ऑफ ई इनवॉइस? व्हेन इज द रेजिंग ऑफ ई इनवॉइस मैंडेटरी इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन? अगेन दिस क्वेश्चन कुड lead to opening of can of worms, the reason being, but आपके एग्जाम के लिए तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा when the turnover is more than 10 crore for any financial year 17-18 onwards, because ये अक्टूबर 2022 में विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 2022 ये हो गया था। हालांकि अगर कोई नए बच्चे हैं जो इस पेपर का सोल्यूशन आज देख रहे हैं, जो आगे के अटेम्प्ट्स के लिए हैं, तो भविष्य में अब वो लिमिट 5 करोड़ कर दी गई है। बट हाउएवर 2023 के जून वाले जो बच्चे हैं उनको ऑप्शन बी पे करेक्ट मार्क्स मिलने चाहिए। 75 अशोक एंटरप्राइजेस कंसिस्टेड ऑफ 4 पार्टनर्स, 2 इक्वल शेयर थे, 2 पार्टनर रिटायर हो गए 10 दिसंबर को। विद इन हाउ मेनी डेज चेंज इज टू बी इंटीमेटेड?
तो रजिस्ट्रेशन नाम का चैप्टर था जीएसटी में, जहाँ पे आप पढ़ते थे कि मॉडिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन करवा रहे हैं, आप अमेंडमेंट करवा रहे हैं, तो उसमें कोर आइटम, नॉन कोर आइटम दिया हुआ रहता था और आपको बताया जाता था कि अगर कोई कोर आइटम चेंज हो रहा है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म भी आ जाता था, तो आपको 15 दिन विद इन चेंज के बताना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद इन 15 days। मून लिमिटेड परचेज कॉटन फ्रॉम एग्रीकल्चर इन रिस्पेक्ट टू विच इट हैज पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिसीव्ड गुड्स 15 अप्रैल और उसके बाद में पेमेंट किया गया 5 मई। तो ये क्वेश्चन है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टॉपिक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे आंसर होता है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या फिर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट या फिर 31st डे फ्रॉम इनवॉइस। एंड द वे थिंग्स आर, हमारे पास में जो डिटेल्स हैं उसके अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 2022। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा बिकॉज मेरे लेक्चर का टाइम होते जा रहा है। एमएन कंपनी परचेज रॉ मटेरियल 500 kg, 60 kg जीएसटी 12%, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट विच इज एग्जेम। अगर आप एग्जेम सामान बना रहे हैं तो आपको कोई जीएसटी नहीं मिलेगा, आंसर इज नील। 78% registered GST made supply of goods during the financial year 22-23. He wants to know the maximum period within which the recipient must make payment, failing which ITC would be denied to him. तो ये वो प्रोविजन है कि क्या कंडीशन होती है आईटीसी लेने के लिए। तो नियम होता है कि आपके पास में इनवॉइस आ जाना चाहिए, सामान आ जाना चाहिए, आपने भले ही अपने सप्लायर को पैसे दिए हो चाहे नहीं दिए हो, गवर्नमेंट को पैसे मिल गए होने चाहिए तो आपको क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन फिर उसी में अपने पढ़ते हैं कि अगर आप 180 डेज तक पेमेंट नहीं करते हो सप्लायर को, तो फिर आपको जो क्रेडिट दिया गया था वो आपसे छीन लिया जाएगा वापस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और अगेन इसका आंसर इस बच्चे ने ए किया, आई डोंट नो व्हाई। इसका आंसर 180 डेज बहुत ही ऑफन रिपीटेड प्रोविजन है, ये गलत नहीं होना चाहिए था बच्चों। मंजू एंड कंपनी अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर ऑफिसर कॉल्ड फॉर सम पर्टिकुलर स्टेट इन द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, दोस क्लैरिफिकेशंस सॉर्ट, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका आंसर होगा विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। जब क्लैरिफिकेशन मिल जाता है, जब क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाता है, तो क्लैरिफिकेशन मिलने के 7 दिन के अंदर अंदर या तो आप GST REG 06 में उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए, और अगर आप कोई हरकत नहीं करते तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाई लाइबल फॉर जीएसटी? सप्लाई बिटवीन 2 नॉन टैक्सेबल पार्टीज। अगर 2 नॉन टैक्सेबल पार्टीज हैं, नॉन टैक्सेबल की डेफिनेशन होती है जो ना रजिस्टर्ड है और ना जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, तो ऐसी सिचुएशन में इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। गिफ्ट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय वैल्यू अबव 50,000, यस, इस पे जीएसटी लगेगा। गिफ्ट ऑफ मोटर कार बाय रिलेटिव टू अनदर रिलेटिव, अगेन बिना कंसिडरेशन के किया जा रहा है, बिजनेस से कोई रिश्ता नहीं है, तो ये भी टैक्सेबल नहीं है। डिस्पोजल ऑफ मशीन किया जा रहा है जिसके ऊपर आईटीसी लिया गया था, तो ऐसी सिचुएशन में शेड्यूल 1 के दायरे में ये आ जाती है। शेड्यूल 1 के दायरे में कवर होने की वजह से इस पे भी जीएसटी लगेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 2 और 4 जिसमें आता हो, विच इज ऑप्शन बी। तो अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। FG Company Limited import goods and paid custom duty earlier. In which of the following situation it can seek refund of import duty by it? Again, या तो goods defective हैं, goods are destroyed in the presence of proper officer, goods are exported back, यानी कि या तो आप डिस्ट्रॉय कर दो या वापस बाहर भेज दो तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। HSN कोड आपको बताया कितने डिजिट का होगा। अगर हमेशा ही 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर रहा है तो 6 डिजिट होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो B2B है या B2C है, यानी कि फॉर ऑल इनवॉइसेस, फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस आपको 6 डिजिट का HSN कोड बताना पड़ेगा। 83 गुड स्टे इज अ 3-स्टार होटल, इट प्रोवाइड्स बोथ अकोमोडेशन एंड बोर्डिंग फैसिलिटी। ये सिंपल इलस्ट्रेशन अपन ने पढ़ा करते थे कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी अगर दिया जा रहा है और स्टे की फैसिलिटी दी जा रही है और भी छुटपुट फैसिलिटीज अगर होटल में मिलती है तो आप उसे मिक्स्ड नहीं मानते,
आप उसे कॉम्पोजिट सप्लाई मानते हैं कि प्रिंसिपल सप्लाई जो है वो स्टे है, बाकी सारी उसकी एंसिलरी सप्लाईज हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कॉम्पोजिट सप्लाई। वर्मा इज अ रिटेल ट्रेडर ऑफ टेक्सटाइल गुड्स एट पुडुचेरी। टर्नओवर 90 लाख का था फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। इज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम। के यहाँ पे यूटी जीएसटी कर दिया है इस बच्चे ने, ये सोचते हुए कि पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। बट आपको याद होना चाहिए बच्चों, न्यू दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी खुद की विधानसभाएं हैं, जिनकी खुद की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, चीफ मिनिस्टर बैठते हैं। तो यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। तो ना तो ये आईजीएसटी वाला ऑप्शन सही है, ना ये ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 45,000। ऑब्वियसली 1% आई नीड नॉट एक्सप्लेन दैट बिकॉज वो सारे ऑप्शन में सेम है। रोजियन कंपनी बिकेम लाइबल टू पे जीएसटी फ्रॉम 1 अक्टूबर 22। ऑब्टेन किया रजिस्ट्रेशन इन्होंने 25 अक्टूबर को। तो अगर आप देखो कि टाइमली अप्लाई कर दिया। फ्रॉम विच डेट इट इज एलिजिबल टू टेक आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हेल्ड बाय इट। ओके, ये छोटी छोटी गलतियां देखिए आपको कितने नंबर आपके खोए जा रही हैं। मुझे पता नहीं है कि इस बच्चे का पेपर है, लेकिन इस बच्चे ने पढ़ाई करी है बट बहुत छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज किया। अब जैसे ये प्रोविज़न है कि आप इतने दिन तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं थी, अब आप रजिस्ट्रेशन के दायरे में आ गए हैं, तो अब आपको क्रेडिट जो है वो कब से मिलेगा, किस डेट से मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस दिन से आप टैक्स पे करने को लाइबल हुए उसके एक रात जो थी पहले वाली, उस दिन आपके पास में जितना सामान था उन सब पे आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अब क्योंकि इसने टाइमली रजिस्ट्रेशन करवाया है तो इसकी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगी फ्रॉम द डे ही बिकेम लाइबल टू टैक्स। फ्रॉम द डे ही बिकेम लाइबल टू टैक्स। तो लाइबल टू टैक्स कब से हुआ? 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर से एक दिन पहले तक आपके पास में जो सामान था उन सब पे आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30th September 2022। इट्स वेरी क्लोज एंड आई फील वेरी बैड फॉर द स्टूडेंट की छोटी सी गलती रह गई, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बच्चों 30th September 2022 होगा। प्रिया कंपनी इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री एंड द गुड्स वेर केप्ट इन द प्राइवेट वेयर हाउस लाइसेंस अंडर सेक्शन 58। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है कि 1 साल का टाइम होता है आपके पास में वेयर हाउस में सामान रखने के लिए। तो यहाँ पे क्यों 6 महीने क्लिक किया है, आई डोंट नो। चलिए, मेगा लिमिटेड ऑफ मुंबई सोलिसिटेड द सर्विसेज of Jain Company of Delhi being the interior decorators for the new office building located at Chennai. The branch of Jain Company Kolkata deputed the staff for executing the work. Where does the place of supply remain in respect of transaction? तो क्या हो रहा है बच्चों, बिल्डिंग में इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह का काम हो रहा है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है ये। और ऐसी सिचुएशन में आंसर, जब तक इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन इंडिया के अंदर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज चेन्नई। तो करेक्ट आंसर चेन्नई हो जाएगा। लेदर एंड कंपनी ऑफ कानपुर कमेंस बिजनेस ऑन 10th August, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन 20th August। 10 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया। अच्छा जी, वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन लिया है, यानी कि कोई टैक्स लाइबिलिटी आई नहीं थी। सप्लाई कर रहा है जिसकी 12% है, इट्स टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई वाज 8 लाख। 8 लाख था और 12% की सप्लाई है तो 96,000 रुपीज आएगा। हाउ मच इज द जीएसटी पेबल फॉर अगस्त 22 ऑन द अजम्पशन दैट इट हैज आईटीसी ऑफ 40,000 फॉर द सेम मंथ। तो करेक्ट आंसर 56,000 हो जाएगा। 96,000 माइनस 40,000। अब यहाँ पे इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका टर्नओवर 10 लाख 12 लाख 20 लाख एक्सीड करता है कि नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ले लेता है, उसके बाद में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता कि वो उसका टर्नओवर क्या था, थ्रेशोल्ड क्या था, फिर उसके साथ में एक रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन वाला ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। विनीत acquired machinery for 5 lakh on 1st July 21 and it used it for manufacture of goods being exempt supply. GST पेड था 18% के हिसाब से। गुड्स सो मैन्युफैक्चर्ड बिकेम टैक्सेबल फ्रॉम 1st January 2023। तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन जहाँ पे कि कोई चीज़ पहले एग्जेम्प्टेड थी
और बाद में वो टैक्सेबल हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एग्जेम्प्टेड थी, तब आपने जब ये 5 लाख इंटू 18% 90,000 का टैक्स पे किया था, आपको इसका क्रेडिट नहीं मिला था। लेकिन अब आप इसको टैक्सेबल की कैटेगरी में ले आए, तो अब आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन वी ऑल नो प्रोविजन क्या होता है बच्चों, क्रेडिट मिलेगा 5% रिडक्शन के साथ। क्रेडिट मिलेगा 5% रिडक्शन के साथ, 5% रिडक्शन फॉर एवरी क्वार्टर। अब आप क्वार्टर गिनेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 का एक क्वार्टर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 का एक क्वार्टर हो गया। 2022 के 12 महीने पूरे के पूरे आप कंसिडर करोगे तो 4 क्वार्टर वो हो गए। तो 4, 5, 6 क्वार्टर टोटल हुए। 1 जनवरी से उसको पे करना है, तो उसकी एक रात पहले तक का अपने को कंसिडर करना है, 31 दिसंबर तक का। तो 6 क्वार्टर होंगे। 6 क्वार्टर का मतलब हो गया कि 6 इंटू 5 30% मुझे लेस करना पड़ेगा। तो 90 का मैं अगर 30% लेस करता हूं तो 27,000 लेस हो जाएगा। करेक्ट आंसर बचेगा 63,000 का बच्चों। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 63,000। बिकॉज अपने को लिखा है हाउ मच कैन बी क्लेम्ड। ये सब में थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि हाउ मच कैन बी क्लेम्ड बोला है या हाउ मच विल बी रिड्यूस्ड बोला है। तो करेक्ट आंसर 63 हो जाएगा। ड्रॉबैक अलाउड फॉर गुड्स इफ रिटर्न आफ्टर यूजिंग ऑफ गुड्स मोर देन 12 मंथ। बेटा ये क्वेश्चन अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने 1 साल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। इट विल बी अट्रोशियस ऑन योर पार्ट टू नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन आप पढ़ते थे, 3, 6, 9, 12, 15, और आप यहाँ पे पढ़ते थे कि भाई 95 होता है, 85 होता है, 75 होता है, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 65। तो 12 से 15 के बीच का जो पीरियड होता है वहाँ पे आंसर 65% होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। रजनी एंड कंपनी, अरे मान जा, Rajni and company engaged in supply of taxable goods. It issued credit note to Lakshman in respect of supply made in buys. What is the maximum time limit to declare the details of credit note? क्रेडिट नोट के केस में भी आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए। सी विल बी द करेक्ट आंसर। हालांकि अब अमेंडमेंट्स के बाद में आने वाले समय में ये टाइम लिमिट यहाँ पे 30 सितंबर की जगह हो गई है, क्या कहते हैं 30 नवंबर हो चुका है ये, ठीक है ना। तो डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न और 30 सितंबर यहाँ पे बोला है, विच एवर इज अर्लियर, लेकिन अब ये 30 नवंबर हो चुका है। बट ऑब्वियसली अमेंडमेंट की डेट के अनुसार ये वाला आंसर भी करेक्ट लिया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं। रमेश परचेज्ड अ प्लांट एंड मशीनरी before commencement of business for 5 lakh on which GST payable was 12% being 60,000। कमेंस किया बिजनेस 2 महीने लेटर। तो अगर बिजनेस कमेंस करने से पहले आपने कोई एसेट खरीदा था, बिजनेस कमेंस करने से पहले अगर आपने कोई एसेट खरीदा था, तो आपके पास जो इनवॉइस है वो किसके नाम का है, आपके नाम का ही नहीं होगा, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होगा तब तक, तो ऑब्वियसली आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा इस केस में। Which country is the first to introduce? Again, very simple question. France will be the correct answer. इनमें से किसको नील रेटेड माना जाता है? बताइए, पेट्रोलियम क्रूड आप कैसे करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं? 50 बार आपने पढ़ा है कि पेट्रोल के जो 5 प्रोडक्ट होते हैं, क्रूड, पेट्रोलियम, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, ये सब पे अभी लगता नहीं है, भविष्य में लगाया जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी इलेक्ट्रिसिटी। 95 Ravi Associates, a practicing company secretary, rendered services to Solomon Limited in April 22। Service was completed on 25 April। What is the maximum time limit for issuing? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आपको पता है सर्विसेज के केस में 30 डेज में इनवॉइस रेज कर देना चाहिए। फाइनेंशियल सर्विसेज हो तो 45 डेज में इनवॉइस रेज कर देना चाहिए। तो यहाँ पे 30 डेज का आंसर होगा अपना, और करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 25 अप्रैल से 25 मई। एडवांस रूलिंग अंडर जीएसटी कैन बी सॉट फॉर टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज के लिए भी कर सकते हैं, एडमिसिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी फॉर गोल्ड ज्वेलरी? करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 3% बेटा। Money and company registered dealer under GST supplied goods to Rupesh being a developer of SEZ. The supply made by Money
and company to Rupesh Limited shall be जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है जब भी आप किसी SEZ डेवलपर को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जीरो रेटेड। MCP had acquired 4 motor cars meant for directors use and use of company। मोटर कार वगैरह आपको पता है ब्लॉक्ड क्रेडिट में आता है, तो आपको इस पे कोई ITC नहीं मिलेगा। मयूर होटल इन जयपुर opted for composition scheme under GST for financial year, its turnover for 120 lakh। This is weird क्योंकि या तो वो रेस्टोरेंट हो, अगर रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट सर्विसेज हो तो फिर ऑब्वियसली 5% का कॉम्पोजिशन का रेट होता है और 120 का 5% आएगा 6 लाख, तो 3 लाख प्लस 3 लाख हो जाएगा। ये 720 ऑब्वियसली इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, बिकॉज आइडियली आप अगर ये माने कि भाई वो होटल है, रेस्टोरेंट तो है नहीं, तो अपनी जो नॉर्मल कॉम्पोजिशन की स्कीम होती है उसमें या तो मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, या ट्रेडर होना चाहिए, या रेस्टोरेंट वाला होना चाहिए। और दूसरा जो एक और स्कीम है जिसमें कि दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन वहाँ पे टर्नओवर आपका प्रीवियस ईयर में 50 लाख को एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड द मोमेंट आपका टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड करता है तो आपकी कॉम्पोजिशन की जो फैसिलिटी थी वो लैप्स हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्वेश्चन भी आई एम हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि ये क्वेश्चन पे भी क्लैरिफिकेशन आएगा, क्योंकि या तो टर्नओवर इसका 50 लाख से कम होता तो हम बोलते 6% वाली कैटेगरी में ये चला जाएगा और 6% के हिसाब से अपना आंसर निकाल लेते, राइट। ओके ओके बट इसमें हमारे पास में ऐसा भी है ऑप्शन कि 12% अगर आप कंसिडर करें होटल के लिए तो 1440, तो यस इसमें फिर ये आंसर आ सकता है अगेन। बट वो भी ये मान के कि भाई वो एलिजिबल नहीं था कॉम्पोजिशन के लिए, और होटल्स को एक ऑप्शन होता है 12% का टैक्स पे करने का। बट ऑल इन ऑल अगर आप देखें ये क्वेश्चन 100% किसी भी मायने में करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल था इस साल और क्योंकि उसका लैप्स तो तब होगा जब उसका टर्नओवर 50 लाख से आगे गया। जब तक 50 लाख था तब तक तो वो एलिजिबल माना जाएगा, तो उस अमाउंट के ऊपर में वो कॉम्पोजिशन वाली रेट पे करेगा, उसके बाद वाले अमाउंट पे वो नॉर्मल रेट पे करेगा। तो आइदर केस में इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये क्वेश्चन पे आपको शायद बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा लेक्चर्स खत्म करके कि मैं पार्ट ए का भी सोल्यूशन आप लोगों के लिए डालूं। थैंक्स अ लॉट गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।